नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं जो नेट ज़ेरब का पेपर होने वाला है 18 जून को हिंदी साहित्य का। उस पेपर के दृष्टिकोण से हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। कल के वीडियो में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन में यह देखा था कि जो ये बाम भट्ट का जो 24 नंबर का था, बाम भट्ट की आत्मकथा की कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी। यहाँ तक हमने कल देखा था। और उसके आगे का जो प्रश्न है 25 नंबर का, यहाँ से आगे आज देखेंगे। तो बढ़ते हैं ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो की ओर। और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न की ओर। जिस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं की बहुतायत से प्रयोग किया है, यानी किस उपन्यास में फरीद शाह और बुल्ले शाह की कविताओं का जिक्र आया है। तो इसका जो उत्तर है जिंदगी नामा उपन्यास इसका सही उत्तर है। यहाँ पर तमस पर थोड़ा सा टिक मार हुआ है, मैं उसको मिटा देता हूँ। तो यह इसका जो उत्तर है यह जिंदगी नामा उपन्यास पर है। और उसका थोड़ा सा विश्लेषण देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही, यानी पारंपरिक गीत है जिंदगी नामा उपन्यास में, और बाबा फरीद, लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का भी प्रयोग हुआ है इसमें। यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। और कृष्णा सोबती के कुल कितने 6 उपन्यास है। और 6 उपन्यासों में पहला उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, जो 1972 में प्रकाशित होता है। जिंदगी नामा जो 1979 में प्रकाशित होता है। दिलो दानिश 1993 में प्रकाशित होता है। और समय सरगम 2000 में प्रकाशित है। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान यह 2017 में प्रकाशित हुआ, यह कृष्णा सोबती का है। और चैत्रा जो उपन्यास है वह 2019 में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही और भी इस उपन्यास के बारे में देखेंगे। जिंदगी नामा एक बड़ा उपन्यास है, यानी कृष्णा सोबती का सबसे बड़ा उपन्यास कौन सा है, तो जिंदगी नामा है। इसमें जिंदगी नामा उपन्यास में कहाँ का चित्रण है, तो जिंदगी नामा उपन्यास में जिंदगी नामा उपन्यास में पंजाब की विगत जिंदगी का, यानी पंजाब की जो पंजाबी संस्कृति या पंजाब प्रांत की जिंदगी का, जीवन का पूरा एक वर्णन है। जिंदगी नामा उपन्यास के प्रमुख पात्र, यानी जिंदगी नामा उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन से हैं, तो शाहानी है, शाहजी है, महरी है, चाची है और राबिया, करम बीबी, सफ़रनाम और जोहर। और एक बात जो कृष्णा सोबती की और एक कहानी भी है, सिक्का बदल गया, उसमें भी ये शाहानी और शाहजी नामक पात्र है। और इसके बाद ही जो देश विभाजन पर अन्य उपन्यास है, तमस भीष्म साहनी का है, झूठा सच यशपाल का है, शेखर एक जूनी जो 2 भागों में है। शेखर एक जूनी 2 भागों में है और उसके 2 भागों में से प्रथम भाग का शेखर जूनी प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में होता है। और द्वितीय भाग शेखर एक जूनी का, उसका प्रकाशन 1944 में होता है। यह पूछा गया प्रश्न था शेखर एक जूनी पर। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीशन वाली कहकर संबोधित करती है। टीशन वाली का मतलब टेशन वाली। तो इसका जो वो यह है, वह जंगी की पुतियहू को टीशन वाली या टेशन वाली कहकर पुकारती है। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ जंगी की पुतियहू जो बिरजू की, यह लाल पान की बेगम, यह जो फणीश्वरात रेणु की कहानी है, और वह टीशन वाली या टीशन वाली का मतलब ठेशन वाली कहकर जंगी की पुतियहू को संबोधित करती है या पुकारती है। इसके आड़ी टीशन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुचकार कर कहा, आ जा झट से कपड़ा पहन, सारी गाड़ी पटी हुई है। यानी वह जब नाच देखने जाते हैं मेले में, तो वह कहती है कि जल्दी से कपड़ा पहनो, तुम रोए काहे रही हो, क्यों रो रही हो, कोई तुम्हें ले नहीं जाता, तो चलो गाड़ी में, गाड़ी खाली है, बेचारी आ जल्दी। यानी वह बिरजू की माँ का कथन है। और लाल पान की बेगम कहानी के प्रमुख पात्र, अभी लाल पान की कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं, बिरजू की माँ है, चंपिया है, सुनहरी है, फखनी फुआ है, जंगी की पुतियहू है, राधे की बेटी है और बिरजू भी है।
और बिरजू का नाम जो है वह बृजमोहन है और उसको बिरजू जो है प्यार से कहा जाता है। यह लाल पान की बेगम कहानी जो है वह ठुमरी कहानी संग्रह में है और इसके साथ ही यह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में ठुमरी है, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप सभी कहानी संग्रह है। रेणु की कहानियाँ रसिक प्रिया भी जो फणीश्वरनाथ रेणु की महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध कहानियाँ है वह कहानियों में रसिक प्रिया है, रस प्रिया है, ठेस, तीसरी कसम का ही दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम, एक आदमी, एक आदिम रात की महक, पंचलाइट, पहलवान की ढोलक, सदिया, अक्ल और भैंस, तीन बिंदिया इत्यादि यह फणीश्वरनाथ रेणु की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है वह 1904 में प्रकाशित हुई कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक सर्वप्रथम सन 1904 में प्रकाशित हुई थी। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला की कहानी है, इनकी कहानियाँ हैं। अभी राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला की जो कहानियाँ हैं वह उन कहानियों में महत्वपूर्ण उनकी चंद राजेंद्र बाला घोष की सभी कहानियाँ देखते हैं तो उसकी सभी कहानियों में है देखो चंद्रदेव से मेरी बातें जो 1904 में प्रकाशित हुई थी, कुंभ में छोटी बहू 1906 में प्रकाशित हुई है, दुलाई वाली जो 1907 में और यह नेट के पाठ्यक्रम में भी चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी है। दालिया जो है 1909 में प्रकाशित हुई है और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है कहानियाँ। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है, यानी यह जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है यह पत्रात्मक शैली में लिखी हुई हिंदी की प्रथम कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्टे निबंध का प्रभाव पड़ा है। यानी वह राजेंद्र बाला घोष की जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, ये इस कहानी पर किस निबंध का प्रभाव है? तो वहाँ जो है जो शिव शंभू के चिट्टे नामक निबंध है उस निबंध का प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई देता है। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है, वो शिव शंभू के चिट्टे में भी लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया है और इस चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पर भी लॉर्ड कर्जन पर ही व्यंग किया गया है। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, यानी चंद्रदेव से मेरी का बातें कहानी में कौन से दो? भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका बंग महिला, यही दो पात्र है और यह पत्रात्मक शैली में लिखी हुई प्रथम कहानी है, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा है? यह भी जो कृष्णाशोक्ति की कहानी है, सिक्का बदल गया, और यह जो कथन है यह कथन नवाब ने शाहनी से कहा है कि अब तुम्हारे घर से निकल जा रही है। इसका विस्तार देखते ही इस प्रश्न का क्या है। आज तक कभी नहीं आज तक कभी पढ़ा कि सिक्का बदल गया कहानी में उपर्युक्त कथन नवाब बीबी जो है, यानी नवाब बीबी ने शाहनी से कहा, यानी नवाब की जो बीबी है वह शाहनी से कहती है। यह कृष्णाशोक्ति की कहानी है। इसमें देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर नाते रिश्ते एकाएक बदल जाने और झूठ पड़ जाने की पीड़ा से संवेदनशील साक्ष्य है इस कहानी में। और इस कहानी के जो पात्र है इस सिक्का बदल गया कहानी के, बेगू पटवारी, इस्माइल, मस्जिद के मुल्ला, सेलदार, रसूली, नवाब बीबी इत्यादि जो है इसके पात्र हैं। और कृष्णाशोक्ति की अन्य रचनाएं भी देखते हैं। डाक से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के यार, तीन पहाड़, दिलो दानिश, जिंदा रुख, जिंदगी नामा, यह जो है इनके काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और इसके उपन्यासों में भी उपन्यास है। और कहानी जो है कहानी संग्रह कृष्णाशोक्ति के बादलों के घेरे में तथा संस्मरण भी है एक, हम हशमत, यह कृष्णाशोक्ति का जो है वह संस्मरण है। अगला प्रश्न है, पवित्रता माप है, मलिनता सुख का आलोक है, दुख पुण्य की कसौटी में पाप, उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र का है? तो यह जो है यह
देवसेना का कथन है, यह देवसेना का कथन है। पवित्रता की माप है मलिनता, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोक है दुख पुण्य की कसौटी में पाप। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में देवसेना का है। इसके प्रमुख पात्र, अब स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र कौन से वह उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र है, देखो, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मात्रगुप्त और प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, कुमारदास, धातुसेन, पुरुगुप्त और भट्टारक, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा इत्यादि जो है वह इसके पात्र है स्कंदगुप्त नाटक के। और स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख कथन जो है वह है अधिकार सुख कितना कितना मादक और सारहीन होता है। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है कि अधिकार सभी नाटकों में, पूरे चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक का महत्वपूर्ण कथन यह है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। इस पर प्रश्न पूछा भी गया था इस कथन पर। तो इसके जो जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक देखते हैं। सज्जन 1910 में प्रकाशित होता है, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय जो है 1912 में, प्रायश्चित 1913 में प्रकाशित होता है, जयश्री 1915 में प्रकाशित होता है, विशाख 1921 में, आज़ाद शत्रु 1922, जन्मय जय का नाक यज्ञ यह जो है 1926 में प्रकाशित होता है, कामना जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है वह 1927 में, और स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928 में होता है, और एक घुट का प्रकाशन जो है वह 1930 में, ये घुट यह एकांकी भी माना जाता है। और चंद्रगुप्त इसका प्रकाशन इस नाटक का वह 1931 में प्रकाशित होता है, और दुर्लभ स्वामिनी यह 1933 में प्रकाशित हुआ नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मानव कब दानव से भी दुष्टांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश, हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक में सिंहरण कहता है। और इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण देखते हैं। यह भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरअवकाश, हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। यानी मनुष्य मानव जो है कब अपना रूप बदलेगा कुछ कहा नहीं सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता की बात क्या है। यह जो संवाद है चंद्रगुप्त नाटक में सिंहरण का संवाद है। और यह चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का ही है। मैंने पहले ही कहा जो 1931 में प्रकाशित हुआ था यह नाटक। और इस चंद्रगुप्त नाटक के अन्य जो महत्वपूर्ण कथन हैं उस पर भी एक नज़र डालते हैं हम। उसका है, देखो, मुझे इस देश से जन्म भूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह जो है यह कार्नेली का संवाद है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह भी महत्वपूर्ण कथन है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह भी अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनाज अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जय माँ भारती। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है यह सभी चंद्रगुप्त नाटक के। अगला प्रश्न है कि श्रीपद बेहद गवार आदमी है। यह अंजू दीदी नाटक से है। श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत में नगर नगर में भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी
यहाँ बैठना नहीं सुहागता। उपयुक्त संवाद अंजू नाटक में किसके द्वारा है? तो यह संवाद जो है, यह श्रीपद जो अंजू दीदी का भाई है उसके द्वारा कहा गया कथन है। इसका भी विश्लेषण देखते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट नाटक है और यह नाटक जो है यह उपेंद्रनाथ आश्क का नाटक है और अंजू दीदी नाटक ये उपेंद्रनाथ आश्क का नाटक है और अंजू दीदी नाटक की जो नायिका है वह अंजू दीदी ही है। नायिका प्रधान नाटक है, यानी यह अंजू दीदी नाटक नायिका प्रधान है। इस नाटक में पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कथा वस्तु है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार की विघटन की समस्या को उजागर करता है। और अंजू दीदी नाटक के प्रमुख पात्र कौन से? अंजलि। अंजलि को ही अंजू दीदी कहा जाता है। प्रमुख इस अंजलि या अंजू दीदी की उम्र जो है लगभग कितनी वर्ष की है? 30 वर्ष की है। और श्रीपति, श्रीपति कौन है? श्रीपति अंजू दीदी का भाई है, उम्र में 27 वर्ष का है, यानी 27-28 वर्ष का, यानी वह अंजू दीदी का या अंजलि का छोटा भाई है। और उसके बाद अन्य एक और भी पात्र है जो इंद्र नारायण। इंद्र नारायण कौन है? इंद्र नारायण अंजू दीदी का पति है और वह पेशे से क्या है? वकील है। और अंजू दीदी के पति की उम्र क्या है? 38 या 40 वर्ष है और अंजू दीदी की उम्र 30 वर्ष है। अगला पात्र है अमीना। अमीना कौन है? अंजू दीदी की एक सहेली है, दोस्त है, मित्र है। नीरज। नीरज अंजू दीदी का पुत्र है जो 11 वर्ष का है। वो मुन्नी नौकरानी है और राधू जो है वह नौकर है, यानी अंजू दीदी के नौकरानी का नाम मुन्नी है और राधू जो है वह अंजू दीदी के नौकर का नाम है। उपेंद्रनाथ आश्क के नाटक है। अभी उपेंद्रनाथ आश्क के नाटक भी है। यहाँ पर जय पराजय, स्वर्ण की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद उड़ान, पैतरे, अंजू दीदी, अंधी गली, बड़े खिलाड़ी, भंवर, यह जो है उपेंद्रनाथ आश्क के महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है कि जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, लेकिन इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? यह जो है ऐसा ही कथन, यही कथन ऐसे ही कि ऐसा का ऐसे ही उठाकर जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, ऐसा का। तो यह जो संवाद है सत्यवीर का कहता है। यह संवाद बकरी नाटक में किसका है? तो यह संवाद सत्यवीर का यह कथन है, संवाद है बकरी नाटक में, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है और यह जो है यह 1974 में प्रकाशित हुआ नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा पहला नाटक है, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला नाटक कौन सा है? तो बकरी नाटक है जो 1974 में प्रकाशित हुआ है। उनके नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ 1981, कल भात आएगा। और बकरी नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन, यह कथन भी पूछा गया है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। बकरी नाटक के प्रस्तावना में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, बकरी नाटक के संबंध में सर्वेश्वर का कथन है, यानी खुद लेखक का कथन है, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में की हुई है, जिसमें दोहा, चौबाल, बहरे तिल, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया है। नाटक के पात्र, अभी बकरी नाटक के पात्र कौन से हैं? तो बकरी नाटक के पात्र है नटी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्म सिंह, सत्यवीर और विपति, यह जो है बकरी नाटक के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह कथन प्रेमचंद का, जो शिवरानी देवी ने उनकी जो जीवनी लिखी हुई है उसके अंदर का यह कथन है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। तो यह हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन शिवरानी देवी ने, यानी शिवरानी देवी ने जो प्रेमचंद घर में नामक जीवनी लिखी है उसके अंदर का है।
प्रेमचंद के बारे में कहाँ है। पत्नी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में का पहली बार प्रकाशन 1944 में हुआ था। प्रेमचंद के बारे में तमाम लोगों को यानी प्रेमचंद के बारे में तमाम लोगों को बताती हुई शिवरानी देवी कहती है कि न कलम एक मिनट न कलम चलाई है, खुद उसके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी। अभी कलम का सिपाही नाम से किसने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, तो उनके पुत्र जो है अमृत राय ने लिखी है। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी एक जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। अभी प्रेमचंद की जीवनी जो है यह प्रेमचंद घर में और कलम का सिपाही यह कलम का सिपाही प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने लिखी है। और प्रेमचंद घर में जो है यह प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी है, जो 1944 में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद के साथ रहती हुई उनके जीवन की तमाम छोटी बातें, छोटी बड़ी घटनाओं का साक्षी है यह। अभी और शिवरानी ने क्यों लिखी होगी प्रेमचंद की, अभी शिवरानी देवी ने यह प्रेमचंद की जीवनी क्यों लिखी, इसके बारे में उनका कथन है कि कहाँ है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं, जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। यानी अधिकांश जीवनी जो है उस लेखक के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में लोगों को पता होना या प्रसिद्धि लोगों में उनकी एक ऊंचाई बढ़ाना, इसका यह महत्व नहीं है। वह यह कहती है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में, यानी जो साहित्यिक आलोचक है उनको केवल प्रेमचंद समझने में मदद पहुँचाएगी। अगला प्रश्न है, मैं आप परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अधिकतर सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक से है, तो यह जो है यह आपहुदरी इस पुस्तक से है, जो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, इससे है, इस आत्मकथा से है, जो नेट के पाठ्यक्रम में अन्य गद्यविता इकाई 10 से यह प्रश्न है। पुस्तक में आपहुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। यह एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है, यानी आपहुदरी यह एक जिद्दी लड़की, या भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से जिद्दी लड़की की आत्मकथा कौन सी है, कि रमणिका गुप्ता या वहाँ पर पर्याय होंगे आपहुदरी, अन्य कुछ भी नाम होंगे। तो आपहुदरी पंजाबी भाषा का शब्द है। आपहुदरी यह किस भाषा का शब्द है, तो पंजाबी भाषा का शब्द है। इस पुस्तक में पंजाब की एक कुटीमार नामक कुप्रथा का वर्णन हुआ है। यह कुड़ीमार यह किस प्रांत की कुप्रथा है, तो पंजाब प्रांत की है, याद रखिए। आपहुदरी रमणिका गुप्ता के जीवन की वास्तविकता पर दर परत खोलती बोल्ड एवं निर्भीक आत्मस्वीकृति साहसिक गाथा है, जिसमें लेखिका के बचपन से लेकर धनबाद की यात्रा का काल, साहित्य, समाज सेवा और राजनीति संघर्षों को चिन्हित रचनाकार की अद्वितीय दुनिया थी। आपहुदरी में स्त्री बोल्ड लेखक का फलक बहुत व्यापक है। इस आत्मकथा का एक प्रमुख आयाम स्त्री मुक्ति से भी संबंधित है, यानी कहा जाए तो यह एक स्त्री मुक्ति से संबंधित भी यह आत्मकथा है। काफ़ी अच्छी आत्मकथा है, जब भी आपको समय मिले तब पढ़ लेना। अब तो समय कम है, आपको पढ़ना चाहे तो भी समय नहीं मिलेगा। तो यह अगला प्रश्न है, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान है। अभी चंपा पात्र का निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण जीवन काल स्थान कौन सा है, तो यह जो है हरिवंश राय बच्चन है। चंपा पात्र का हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह मेरे ख्याल से प्रश्न थोड़ा गलत पूछा गया है कि चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन में, हाँ ये सही है, किसके जीवन में, यानी चंपा पात्र का किसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, तो हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। चंपा पात्र का हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। हरिवंश राय बच्चन ने 4 आत्मकथाएं लिखी है। यह पिछली बार जो अभी दिसंबर 2023 में जो हमारा नेट का पेपर हुआ था, उसमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम या कालक्रमानुसार कालक्रम पहचानने के लिए यह प्रश्न पूछा गया था कि आत्मकथाओं का सही क्रम क्या है। तो यह उसी प्रश्न का उत्तर है,
और यहाँ पर उसकी आत्मकथा दी है। पहली आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो 1969 में प्रकाशित हुई है। नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें इन्होंने अपनी पहली बीबी श्यामा के बारे में लिखा है। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं जो यह उनकी आत्मकथा का पहला खंड है, उसके बारे में यह हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो उसकी पहली पत्नी जो हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा के बारे में लिखा है। इस किताब को श्यामा की मौत पर ख़त्म किया है। यानी यह इस क्या भूलूं क्या याद करूं की समाप्ति, आखिरी जो संवाद है या आखिरी परिचय जो है वह श्यामा की मृत्यु के बारे में है, और वहाँ पर वह समाप्त होती है आत्मकथा। श्यामा ने शादी से पहले हरिवंश राय बच्चन का एक अफेयर हुआ, यानी शादी से पहले अफेयर हुआ, लव हुआ यानी प्रेम हुआ, अपने दोस्त कर्नल की बीबी चंपा से, और एक कर्नल की मर्जी से था। हालांकि बच्चन जी इसे राधा श्याम के प्रेम की तरह परिभाषित करते थे। कर्नल की असामयिक मौत से पहले कर्नल ने उससे उनका ध्यान रखने का भी वायदा किया था, यानी कर्नल की पत्नी से। अभी अगला प्रश्न है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में संपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी अध्यापिका जो शीला अग्रवाल है, उसने, ये मनु भंडारी का कथन है जो आपका बंटी उपन्यास से है। मनु भंडारी के व्यक्तित्व दो भागों का प्रभाव विशेष रूप से देखता है। प्रथम उसके पिता, द्वितीय उसकी हिंदी अध्यापिका शीला अग्रवाल। मनु भंडारी के पिता का व्यवहार उसके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी देश में सभी पेड़ भरे हुए नहीं होते, यानी कोई ना कोई भूखा रहता है, किंतु वे लोग जहाँ खेत बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से है, तो यह जो है यह निबंध मजदूरी और प्रेम इस निबंध से ली हुई, इस निबंध के अंतर्गत से है। यह नहीं, यह जो है भारतवर्ष उन्नति, एक मिनट, यानी यहाँ पर पर्याय दिया नहीं है, और यह जो है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध से है। और इस निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस निबंध को भारतेंदु ने 1884 में लिखा है। बलिया के ददरी मेले में भाषण के रूप में दिया है। अभी यहाँ पर भारतेंदु के कुछ महत्वपूर्ण निबंध भी देखते हैं जो एक जैसे इस पर यानी वहाँ जैसे कि दिल्ली दरबार जो है, यहाँ पर उपरयुक्त जो ये दिए हैं पर्याय, दिल्ली दरबार दर्पण यह भारतेंदु का है। शिव शंभू के चिट्टे जो बालकृष्ण भट्ट गुप्त का है, और ऊर्जा मुसाफिर विवेकी राय का है। इनमें से यह तीनों निबंध भी हमारे पाठ्यक्रम में है नेट के, और हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाए हुए भी है। विकल्प में यानी इस विकल्प में जो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह विकल्प नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएगी, और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है, तो यह कथन जो है किस निबंधकार का है, यह जो है विवेकी राय का कथन है। विवेकी राय का कथन है, और विवेकी राय जो है एक ललित निबंधकार है, और इनके प्रमुख निबंधों में हैं मनबोध मास्टर की डायरी, गवई गंद गुलाब, और फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन। यह जो है विवेकी राय के निबंध है, और आस्था और चिंतन, जुलूस रुका हुआ, उठ जाग मुसाफिर, यह जो है विवेकी राय के काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है। यह इसके साथ ही ललित निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध जो संग्रह है वह है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। इसके अन्य
यानी वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध निबंध है कल्पतरु, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, मेरी अ, मेरी जन्मभूमि, परंपरा और आधुनिकता, कूटज, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। अभी विद्यानिवास मिश्र के भी महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं? गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छाह, हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, फागुन दुइरे दिन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, साहित्य के सरोकार, यह महत्वपूर्ण विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। उसके बाद जो है विद्यानिवास मिश्र के बाद कुबेरनाथ राय आते हैं। अभी कुबेरनाथ राय के भी निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस अकेटक, गंध मादक, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्र मणिपुतुल, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, मराल, आगम की नाव, यह इनकी महत्वपूर्ण निबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? अभी विद्यानिवास मिश्र कृत कौन से निबंध नहीं है? तो छोटे छोटे सुख, यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। छोटे छोटे सुख जो है यह रामदर्श मिश्र का निबंध है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई है। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से है? जो यह जो पंक्ति है यह नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से है, यहाँ नहीं, यह नाखून क्यों बढ़ते निबंध से है। और मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी, यानी यह जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी निबंध है। और यहाँ जो उपर्युक्त कथन है मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई है। यह कथन जो है यह कथन नाखून क्यों बढ़ते निबंध से लिया हुआ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से है, निबंध से उद्ग्रहण से है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अभी मैंने बताया। इसके अन्य निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध कल्पतरु, साहित्य सहचर, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर तोड़ने की माया, इसके अन्य निबंध संग्रह है। यानी इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध संग्रह यहाँ पर दिए हुए हैं। अशोक के फूल जो 1948 में प्रकाशित हुआ है, कल्पलता 1951 में प्रकाशित हुआ है, मध्यकालीन धर्म साधना यह 1952 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद है विचार और वितर्क, यह 1957 में प्रकाशित हुआ है। विचार प्रवाह यह निबंध जो है यह 1959 में प्रकाशित हुआ है। और कुटज जो है यह 1964 में प्रकाशित हुआ। और आलोक पर्व यह 1972 में है। और शेष दिए निबंध अनेक निबंध निम्नवत है, यानी इनके अन्य भी कुछ निबंध है जो महत्वपूर्ण है, यह इधर होंगे, हम देखेंगे नहीं है। तो स्वर ध्वनि के अगला प्रश्न है यह 41 नंबर का। वैसे देखा जाए तो केवल प्रश्न पढ़कर उत्तर बताने से, जैसे हमने पहले भी ऐसे पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे, केवल मैं प्रश्न पढ़ता था और उत्तर बता देता था, तो ऐसे कहा जाता तो यह कल ही पूरा प्रश्न पत्र हो जाता था। लेकिन यह ऐसा पढ़ने से क्या हो रहा है कि समझो एक प्रश्न का उत्तर जानते हुए हमारे और दूसरे 2-3 प्रश्नों की तैयारी हो रही है। तो इसलिए यह व्याख्यात्मक प्रश्न आपके सामने रखने का यही उद्देश्य है मेरा, कि एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए या एक प्रश्न का प्रैक्टिस करते हुए अन्य 2-3 प्रश्नों की जानकारी हमें हो सके। हो सकता है कि वो घुमा फिराकर प्रश्न पूछा जा सके। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अभी यहाँ पर तथ्य क्या दिए हैं? पहला है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। स्वर ध्वनि के उच्चारणों में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ।
अभी यहाँ पर उसके विचार करते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्पों का उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें जो है बी नंबर सही है, बी, सी, ई। और यहाँ पर है देखो, स्वर क्या है, उच्चारण की स्वर क्या है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। उच्चारण करने की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 है। तो इस साल ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, 10, 11, 12, 15, 16 ऐसे दिए जाएंगे। तो 10 है, याद रखिए। स्वर ध्वनि के उच्चारणों में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है और मात्रा के आधार पर स्वर ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। किसके आधार पर स्वर जो है वह दीर्घ और लघु होते हैं, तो वह मात्रा के आधार पर होते हैं, याद रखिए। अभी यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण भी दिया है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ PDF हमें एक जगह पर मिला, एक दोस्त ने भेजा और हमने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। तो यह काफ़ी अच्छा है और यहाँ स्वरों का वर्गीकरण भी दिया है। अभी मुख विवर्त के आधार पर क्या है, क विवर्त आ, ख वर्ग में अर्धव विवर्त ए, औ, आ, और ग संवर्त के आधार पर ई, उ, और घ के आधार पर ईशत, संवंत, ए और ओ। जीवा की स्थिति के आधार पर, अभी जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के क्या है, जैसे कि अग्रस्वर, जीवा के स्थिति के आधार पर अग्रस्वर उत्पन्न होते हैं, इसे ई, ए। और मध्य स्वर जीवा के स्थिति के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है, तो अ है, याद रखिए। और पच्चे स्वर कौन से है, आ, उ और ओ, यह है। ओष्ठ के आधार पर कौन से है, तो ओष्ठ के आधार पर अवृत्तमुखी स्वर कौन से, अ, आ, ई, ए, ओ। और वृत्तमुखी आधार पर कौन से, उ, ओ और ओ। अगला प्रश्न है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। अभी क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन से है, यह याद रखते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्म क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अभी यहाँ पर कौन कौन से विकल्प सही है, यहाँ पर जो है हमारा यह विकल्प सही है, बी, सी, ई। कौन से है, तो देखते हैं, ये सही है, बी, सी और ई। जो क्रिया है वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है उसको समापिका क्रियाएं कहलाती है। कौन सी क्रियाएं समापिका क्रियाएं कहलाती है, जो वाक्य को समाप्त करती है उसको। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी भारतेंदु युगीन कथन दिए हुए हैं और उस पर हमें विचार करना है। देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दशरथ मिलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित रचनाएं हैं। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़ी थी। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रांत समीरण कविता में बंगाल के पयार छंद का प्रयोग किया है। अभी यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उस विकल्प में से इनका जो है बी जो है वह सही है, बी, डी, ई। देखते हैं, एक मिनट, ये बी, डी और ई, दशरथ मिलाप और फूलों का गुच्छा यह खड़ी बोली में लिखित बिल्कुल सही है। गीत गोविंद और वर्षा विनोद यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रांत सम्मेलन कविता में बंगाल के पयार छंद का प्रयोग करते हैं, यह भी सही है। इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण
देखेंगे। भारतेंदु युगीन कविता के संबंध में उचित कथन है। दशरथ मिलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, जो हमने उपर्युक्त देखा। यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण एक बात है। भारतेंदु द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ, यानी भारतेंदु द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है या काव्य संग्रह है, प्रेमाश्रु वर्षन, सतसई श्रृंगार, मधुकुल भक्ति वर्चस्व, वैशाख महात्म्य, विनय प्रेम, पचासा, उर्दू का स्यापा, बकरी विलाप, अपवर्ग पंचक, विजयिनी विजय वैजंती, रिपुनाष्टक इत्यादि जो है महत्वपूर्ण कविता काव्य संग्रह काव्य ग्रंथ है भारतेंदु के। गद्य विधाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मिनट रुकिए। तो गद्य विधाओं से संबंधित हम पढ़ते हैं। गद्य विधाओं से संबंधित उचित निम्नवत कथन है। रंजल धंजल यहाँ फणिश्रात रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे संबंधित रिपोर्टाज है, यानी रंजल धंजल यहाँ फणिश्रात रेणु का सूखे से संबंधित जो अकाल है उसके संबंधित रिपोर्टाज है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे, यह भी सही है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। और इसके बाद अन्य कुछ रिपोर्टाज देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा है, जो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। रांगे राघव का तूफानों के बीच, उपेंद्रनाथ आष्क का पहाड़ों में प्रेममय संगीत और धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा है। फणिश्रात रेणु का नेपाली क्रांति तथा अश्रुत पूर्व एकलव्य के नोट्स, यह भी फणिश्रात रेणु का है। और विवेकी राय का जुलूस रुका हुआ और बाढ़ बाढ़ बाढ़, यह है। अगला है, आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आत्मकथा के बारे में कौन से यहाँ पर कथन दिए हुए। पहला कथन है, बनारसी जैन की आर्द्रकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोशी मलिहाबादी की याद की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंस वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण हैं। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे शौरा सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। अगला है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। और इसमें से विकल्प यह जो है सही है। इसमें जो है देखो कौन सा सही है हमारा, यह भी देखते हैं। यहाँ पर जो है बनारसी दास जैन जो है इसकी पहली आत्मकथा आर्द्रकथानक, इसको प्रथम आत्मकथा माना जाता है। जोश मसीहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम का रसीदी टिकट, हंस बोडकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं का उदाहरण है। ये अनुदित आत्मकथा है और यह भी सही है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, यह भी सही है। उसके बाद है, बाबू श्याम सुंदर दास कृत, यानी बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का नाम है मेरी आत्मक कहानी, जो 1941 में प्रकाशित है, हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा है, यह भी सही है। जानकी देवी बजाज हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका है। हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है, तो जानकी बजाज है, याद रखिए। और शौरा सिंह बेचैन जो है, नहीं शौरा सिंह बेचैन नहीं, मोहनदास नैमिषराय कृत अपने पिंजरे, जो 1995 में हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। यहाँ पर दलित लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ दलित आत्मकथा है हिंदी की पहली, शौरा सिंह बेचैन कृत अपने पिंजरे। रामविलास में रामविलास की आत्मकथा भी उन्होंने अपने 3 भागों में प्रकाशित की है। अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से प्रकाशित की है। हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं उनके लिखे। अभी हिंदी की जो प्रमुख आत्मकथाएं हैं उनके लेखक और वह आत्मकथा देखते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से ही नाम से है,
योगी हरि की मेरा जीवन प्रवाह, अंबिका दत्त व्यास की निज वृत्तांत है, राहुल सांस्कृत्यायन का मेरी जीवन यात्रा, रमणिका गुप्ता की हद से, और जो अपहुदरी भी है, मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे, प्रभा खेतान का गुड़िया भीतर गुड़िया और अन्य से अनन्या, चंद्र किरण सोरेक्सा की पिंजरे की मैना। यह काफ़ी महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध हिंदी की आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। अभी काव्य दोष से संबंधित कौन से उदाहरण सही है यह हम देखते हैं। तो काव्य उदाहरण से संबंधित जो है वह है, एक मिनट, क्लिष्टत्व दोष वेद नखत ग्रह जोर अरद करी को बरई जे हम खात, अक्रमत्व दोष मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कज, दुष्कर्मत्व दोष मारुत नंद मारत को, मन को खगराज को वेग लजायो। इसमें जो है सही है, देखो सही कौन सा है, यह है, देखो क्लिष्टत्व दोष वेद नखत ग्रह जोर अरद करी जोर बैरज रप, ये एक है। और दूसरा जो है वह है, देखो ये भी एक है, दुष्कर्मत्व दोष मारत नंद मारत को, मंद को नखरास को वेग लगायो, ग्रामत्व ये भी है सही। एक मिनट, सीधा यही पढ़ते हैं, इसका विवरण क्या है। क्लिष्टत्व दोष, अभी क्लिष्टत्व के दोष कौन से, वेद नखता ग्रह जोरी अरत करी को बैरज जे हम खात, अक्रमत्व दोष कौन थे, मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, और अप्रतित्व दोष कौन सा है, हियतल बसी सुख देत है ये तेरे अनुभव। काव्य दोषों की चर्चा सर्वप्रथम आचार्य भरत ने की है। काव्य दोषों की संख्या सर्वप्रथम किसने की है, तो आचार्य भरत ने की है और नाट्य शास्त्र में की है। एते दोषास्तु, यानी यह आचार्य भरत की उक्ति है। एते दोषास्तु विज्ञेया सूरी निर्भाटकाश्रय, एत विपर्यतु गुना काव्येषु कृतिता। केशव मिश्र ने काव्य रचना के अंतर्गत रसो उत्पादन के बाधक तत्वों को दोष माना, यानी केशव मिश्र ने काव्य रचना के अंतर्गत जो रसो उत्पत्ति के बाधक यानी रस उत्पन्न करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसको दोष माना है। किसने, जो केशव मिश्र ने। दोषत्वसी रसो उत्पत्ति प्रतिबंधनकत्व, भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है भरत मुनि ने दोषों की संख्या कितनी मानी है, तो 10 मानी है। आचार्य वामन ने दोष की संख्या कितनी मानी है, तो आचार्य वामन ने दोष की संख्या जो है 4 मानी है। आचार्य वामन के दोष कौन से है, पदगत दोष, पदार्थगत दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष। यह आचार्य वामन ने 4 दोष माने हैं, और वह 4 दोष पदगत दोष है, पदार्थगत दोष है, और वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष, यह जो है उसके आचार्य वामन ने माने। मम्मट ने दोषों की संख्या कितनी मानी है, तो मम्मट ने जो दोषों की संख्या 5 मानी है, और वह 5 दोष कौन से है, शब्द दोष है, अर्थ दोष है, रस दोष और छंद दोष, वाक्य दोष। यह जो है आचार्य मम्मट ने मानी हुई दोषों के 5 दोष है अर्थ के। अगला प्रश्न है हमारा है, ये अभी यहाँ पर आनंदवर्धन का भी है। आनंदवर्धन ने दोषों की जगह औचित्य शब्द का प्रयोग किया है। दोष की जगह पर औचित्य शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया है, तो आचार्य आनंदवर्धन ने किया है, याद रखिए, दोष की जगह पर। और उन्होंने जो है उनके अनुसार प्रमुख काव्य दोष निम्नवत है। अभी आनंदवर्धन के अनुसार कौन कौन से काव्य दोष है, श्रुति कटुत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, ग्राम्यत्व, अनशील तत्व, च्युत संस्कृति, संदिग्ध, पुनरुक्त शब्द,
सो शब्द वाच्य यह जो है आचार्य आनंदवर्धन ने माने हैं। अभी काव्य रीति के संबंध में सही कथन कौन से है यह देखते हैं। तो काव्य रीति के संबंध में सही कथन निम्नवत है। रीति रीतिबद्ध का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया, यानी काव्य रीति संबंध से सर्वप्रथम और रीति शब्द का प्रयोग किसने किया है तो आचार्य वामन ने किया है। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य मम्मट ने रीति को शब्द संगठना बताया है। और वामन के मत से रीति काव्य की आत्मा है, यानी किसके मत से रीति काव्य की आत्मा है तो वामन के मत से है। रीति के 3 प्रकार होते हैं। अभी रीति के 3 प्रकार होते हैं, वह कौन से रीति के 3 प्रकार है? वैदर्भी, गोंडी या पांचाली। यह कौन कौन से है इसका थोड़ा सा विवरण देखते हैं। वैदर्भी क्या है? विदर्भ आदि देशों में प्रचलित यह दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कूच इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से अभी यहाँ पर वैदर्भी यानी विदर्भ याद रखिए, विदर्भ देशों में या विदर्भ प्रांत में। गोंडिया क्या है? ओज क्रांतिमयी होती है। इसमें मधुरता, सुकुमारता का अभाव, यानी गोंडिया में क्या मधुरता नहीं रहती है, सुकुमारता नहीं रहती है, यह क्रांतिमयी होती है, एक बदलावमयी होती है गोंडिया, और इसमें मधुरता नहीं होती है और सुकुमारता नहीं होती है, अभाव यानी नहीं होती है। इसमें समास का बहुत प्रयोग होते हैं तथा उग्र पदावली यह रीति होती है, यह एक रीति है। पांचाली क्या है? माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न पांचाली रीति होती है, यानी यह जो गोंडिया है, गोंडिया से विरुद्ध क्या है तो वह पांचाली है गोंडिया से विरुद्ध, यानी यह गोंडिया जो है वह मधुरता और सुकुमार का अभाव रहता है, यानी गोंडिया में मधुरता और सुकुमारता नहीं रहती, लेकिन पांचाली में मधुरता रहती है और सुकुमारता रहती है। यह अगठित, भाव शिथिल, छाया युक्त, मधुर और सुकुमार होती है। कौन सी? पांचाली याद रखिए। और रुद्रट के अनुसार रीति के 4 भेद है। अभी रुद्रट ने रीति के कौन से भेद माने हैं तो 4 भेद माने हैं। रुद्रट ने रीति के 4 भेद माने, वह कौन से? वैदर्भी, पांचाली, लाटी और गोंडी। कुंतक ने कवि स्वभावानुरूप 3 मार्गों की स्वीकार किया है, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। अगला प्रश्न है, कल्पना ने संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। अभी कल्पना के संबंध में कॉलरिज ने कौन कौन से उदाहरण किए हुए हैं और कल्पना को लेकर कॉलरिज ने कौन से कथन कहे हैं या कौन से कथन दिए हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथन जो है, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है। किस विद्वान ने या किस शास्त्रज्ञ ने कल्पना को ईश्वरीय शक्ति माना है तो कॉलरिज ने माना है। याद रखिए, इसका गुण सृजन है, यानी कॉलरिज ने कल्पना का गुण क्या माना है तो वह ईश्वरीय शक्ति का गुण जो है या वह कल्पना का गुण सृजन माना है। कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं। कॉलरिज कल्पना के कितने 2 भेद मानते हैं कि 2, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। प्रमुख मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य से मस्तिष्क में भी होती है, यानी मुख्य कल्पना जो है जन सामान्य के यानी सर्वसाधारण के मस्तिष्क में विराजमान कौन सी कल्पना होती है तो वह मुख्य कल्पना होती है। जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार के विशेषता में होती है। अभी यहाँ पर ऐसा एक प्रश्न बना जाता है कि गौण कल्पना किसके मस्तिष्क में विराजमान होती है तो एक दार्शनिक यानी जो ज्योतिष शास्त्रज्ञ है उसके और कलाकार के भीतर होती है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के मित्र थे। अभी कॉलरिज के मित्र कौन थे तो वर्ड्सवर्थ थे। याद रखिए, कॉलरिज बैलेट्स नामक कविता दोनों के सहलेखन में लिखी थी, यानी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर कौन सी कविता लिखी थी तो बैलेट्स नामक कविताएं लिखी थी। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा वैधवादी सिद्धांत पर आधारित थी। कॉलरिज की प्रमुख रचनाएं निम्नवत है। अभी कॉलरिज की रचनाएं, ये कॉलरिज की रचनाओं पर प्रश्न पूछा जा सकता है। द फ्रेंड्स एंड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड टेस्ट, कंपेक्शन एंड इनकॉरिंग, स्टीरिंग,
स्ट्रीट, यह जो है कॉलेज की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार कीजिए, यानी अंग्रेजी जो शिक्षा है उसके संबंध में कौन कौन से कथन सही है यह देखते हैं। यहाँ पर सीधा उत्तर ही देखते हैं। तो यहाँ पर है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी, यानी अंग्रेजी शिक्षा भारतीय के अंदर जो धर्म की शिक्षा थी उसको कमज़ोर करने की थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, यानी अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों को सरकारी नौकरी देने के अवसर उपलब्ध किए। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा के संदर्भ में अन्य कथक असंगत है, यानी जो हमने इसका विकल्प नहीं पढ़े, सीधा उत्तर पढ़े हैं। दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से है? अभी दलित विमर्श से संबंधित पढ़ते हैं। यह जो है इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से यह प्रश्न है। तो दलित विमर्श से संबंधित देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। यह दलितों के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक मानते हैं, यह बिल्कुल गलत है, यह गलत है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह बिल्कुल सही है। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिदायत करते हैं। दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ चित्रण है, यह बिल्कुल सही है। एक मिनट, यह बिल्कुल सही है। कौन कौन से कथन सही है ये फिर से एक बार पढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिए हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलित भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, यह भी बिल्कुल सही है। दलित आत्मकथाएं, यानी दलित आत्मकथा में एक व्यक्ति के बहाने ये एक व्यक्ति के आधार पर पूरे दलित समाज का यथार्थ चित्रण किया है। दलित चिंतक वर्ण आश्रम व्यवस्था की निंदा करते थे। दलित साहित्य वेदना, चीख और चटपटाहट का साहित्य है। दलित साहित्य यानी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदना, चीख और चटपटाहट का साहित्य निम्न में से कौन सा है? दलित साहित्य है, याद रखिए। दलित लेखन का आरंभ पहले मराठी साहित्य में हुआ है, यानी दलित लेखक का लेखन का आरंभ पहले किस भाषा में हुआ है? पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तो मराठी में हुआ है, याद रखिए। दलित साहित्य शुद्ध कला न होकर एक सामाजिक आंदोलन है, यानी यह दलित साहित्य जो है एक कला न होकर एक सामाजिक आंदोलन है, याद रखिए। दलित साहित्य का आरंभ 1980 के बाद आत्मकथा लेखन से हुआ है, यानी दलित साहित्य जो है किस विधा से प्रारंभ हुआ है? तो दलित आत्मकथा से हुआ है, 1980 के बाद हुआ है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? यानी जंगल के बारे में। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में प्रयुक्त विशेषण हैं। नींद में डूबते हुए, घिनौने घने जंगल है, कब से कनकने हुए, ऊँघते अनमने, कष्ट से ये सने, अजगरों से भरे, गति से परे, लताओं से घने, यह जंगल के विशेषण है इस कविता में। यहाँ पर प्रिय प्रवास जो है किन छंदों में रची हुई है? अभी प्रिय प्रवास जो है 1914 में हरिओंद का जो यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और इसमें जो है कौन सी शैलियों में रचा हुआ यह है? तो यह जो है यह द्रुत विलंबित में रचा हुआ है। शार्दुल विक्रीडित में रचा हुआ है, और उसके बाद मंदाक्रांता में रचा हुआ यह छंदों का प्रयोग हुआ है प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास हरिओंद का महत्वपूर्ण काव्य है, जो अभी बताया। वह द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडिति और मंक्रांता। अभी वह यह द्रुत विप्लवंत क्या है यह देखते हैं। तो हमारा जो समय है वह समय लगभग समाप्त होने वाला है, केवल 59 मिनट हुए हैं और कुछ ही सेकंडों में यह समाप्त हो जाएगा, वीडियो स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए, कमेंट भी बताइए। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।